आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक की कल्पना की। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक सभी तरह के बंधनों से मुक्त करना चाहता था। इन्हीं बंधनों से मुक्त करने के लिए प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत दिया। आदर्शवाद को पाने के लिए प्लेटो ने राज्य द्वारा संचालित और नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की। वहीं व्यक्ति को संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रखने के लिए प्लेटो ने दो प्रकार का साम्यवाद के विचार दिए। पहला साम्यवाद है संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा साम्यवाद है पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची और प्रतिद्वंदीहीन बनाती है, जो राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल सकती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखा। उसने कहा कि संरक्षक वर्ग में दार्शनिक शासक और सैनिक आएंगे। उनके पास ना कोई व्यक्तिगत घर होगा, न कोई भूमि होगी, न सोना न चांदी। यद्यपि उनकी सेवाओं के लिए उत्पादक वर्ग उन्हें वस्तुओं के रूप में निश्चित वेतन देता है, किंतु उसका उपयोग भी वो व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। वर्तमान समय में सैनिकों की भांति ही वे बैरक्स में निवास करते हैं और सार्वजनिक भोजनालय में भोजन खाते हैं। संपत्ति के साम्यवाद के औचित्य को सिद्ध करते हुए प्लेटो ने नैतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक, राजनीतिक अनेक आधार प्रस्तुत किए। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य बताया कि यदि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपयोग ज़्यादा करते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करते हैं। इन्हीं सभी बुराइयों से बाहर निकालने के लिए शासक वर्ग को प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद दिया। संक्षेप में प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद में शासकों और सैनिकों को शामिल किया गया है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार केवल उत्पादक वर्ग को ही दिया गया है। अब हम देखेंगे प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता। यह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। यह उत्पादक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार देता है। सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए ही साम्यवाद है। इसीलिए प्लेटो के साम्यवाद को हाफ या अर्ध साम्यवाद कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को एक ही हाथों में केंद्रित नहीं होना देना चाहता। वह उसे दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बांटना चाहता है। न्याय सिद्धांत का पूरक, जैसे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, उसमें उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुणों को पहचान के कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे तो उसे व्यवहारिक बनाने में अधिक सहयोग देता है। संन्यासवादी साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद है वो जो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग को सभी वस्तुओं की मोह माया छोड़कर संन्यास की तरफ लेकर जाता है। कुलीनवादी साम्यवाद। कुलीनवाद का मतलब सभी पर लागू ना होकर समाज के सिर्फ शासक और दार्शनिक वर्ग तक ही सीमित है। यह एक कुलीनवादी साम्यवाद है। सीमित साम्यवाद यह पूर्ण नहीं है वरन कुछ वर्गों तक ही है। ये प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब साम्यवाद का दूसरा रूप देखते हैं। प्लेटो का दूसरा साम्यवाद पत्नियों एवं परिवार का साम्यवाद है। प्लेटो मानता है कि व्यक्ति को स्वार्थी होने से बचाने के लिए उसको स्त्री या पत्नियों का साम्यवाद उसके द्वारा
प्रस्तुत किया गया वह शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही परिवार व पत्नियों का साम्यवाद देता है। उसने अपने इस विचार में कहा है कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए परिवार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। उसमें प्लेटो स्त्रियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी देता है। राज्य के कार्य में भाग लेने के लिए स्त्रियों को पुरुषों के समान ही भागीदार बनाता है, दोनों को समान शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। वह श्रेष्ठ किस्म के मतलब जो उच्च क्वालिटी के स्त्री और पुरुषों को ही संतान प्राप्ति पर बल देता है। स्त्री और परिवार के साम्यवाद की योजना रखते हुए प्लेटो ने बताया कि प्रत्येक वर्ष संरक्षक वर्ग में अस्थायी विवाह राज्य द्वारा करवाए जाएंगे। इन विवाहों के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होगी वह माता की गोद में ना रहकर राज्य के द्वारा सामूहिक शिशु पालन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वहां उन्हें रखा जाएगा। संतान को माता पिता के नाम आदि के बारे में ज्ञात नहीं होगा और माता पिता को भी अपने बच्चों के बारे में पता नहीं होगा भी ये वाला बच्चा मेरा है, और ना बच्चों को अपने माता पिता के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी होगी। साम्यवाद का जो उपरोक्त विवरण है उसका उद्देश्य व्यक्ति को परिवार के मोह से मुक्त करना है, जिसके कारण समाज में कलह व संघर्ष होता है और व्यक्ति हमेशा अपने व्यक्तिगत परिवार के स्वार्थ में ही जकड़ा रहता है। तो प्लेटो अपने परिवार और पत्नियों के साम्यवाद में अपने शासक उसका मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ही वो अपने शासक और सैनिकों को परिवार के मोह से मुक्त रखने के विचार रखते हैं। अब प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद की विशेषताएं: वैवाहिक संबंध हैं वो स्थायी नहीं हैं और राज्य नियंत्रित है। राज्य के द्वारा निश्चय किया जाएगा कि किन स्त्री व पुरुष का विवाह होगा, और वो विवाह है वो स्थायी नहीं होगा वरन कुछ समय तक ही उनके वैवाहिक संबंध रहेंगे। सामाजिक पति पत्नी संबंध सामाजिक भावना की उत्पत्ति। प्लेटो वैवाहिक जीवन है उसका मुख्य आधार समाज व राज्य के प्रति मानता है। परिवार का उद्देश्य राष्ट्र का एकीकरण और राष्ट्र के लिए अच्छे योग्य संतान पैदा करना बताता है। इसकी तीसरी विशेषता है स्त्री व महिलाओं व पुरुषों को समानता का अधिकार देता है। प्लेटो सार्वजनिक पत्नी और सार्वजनिक पति की योजना प्रस्तुत करते हैं। महिलाओं का उत्थान। प्लेटो की साम्यवाद की योजना का उद्देश्य महिलाओं का उत्थान और दूसरा विवाहों में सुधार करना है। स्वस्थ संतान की प्राप्ति का उद्देश्य। प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद का आगामी उद्देश्य एक स्वस्थ व अच्छी संतान व नागरिक बनाने हैं। अब हम देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक है ना कि भौतिक। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य अच्छे नैतिक और सामाजिक विकास करना है, इसीलिए वो अपने सैनिक और उत्पादक वर्ग को परिवार व संपत्ति से मुक्त रखता है। विरोधाभास। प्लेटो का साम्यवाद प्लेटो एक तरफ तो कहता है कि परिवार समाज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, और दूसरी तरफ प्लेटो परिवार को स्थायी संस्था नहीं मानता। प्लेटो इतिहास को उल्ट देना चाहता है। प्राचीन काल से ही परिवार को जीवन का आधार माना गया है और प्लेटो वहीं परिवार को स्थायी ना करके अस्थायी संस्था बताता है। शासकों समाज का दो भागों में विभाजन। प्लेटो अपने साम्यवाद को संपूर्ण समाज पर लागू ना करके समाज को दो भागों में बांट देता है, उत्पादक वर्ग और अभिभावक वर्ग के रूप में। साम्यवाद का विचार गलत तथ्यों पर आधारित है। प्लेटो की सोच है वो साम्यवाद की वो गलत है। परिवार और संपत्ति से किसी व्यक्ति को विमुख करके उसके जीवन का आधार ख़त्म किया जाता है। व्यक्ति अपने परिवार के से बहुत से अच्छे गुणों को सीखता है, जिससे अगर परिवार समाप्त हो जाएंगे तो वो विमुख हो जाएगा। अपराधीकरण का विकास होगा। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आपराधिक प्रवृत्तियों को अधिक बढ़ाएगा। वह वर्तमान अब हम देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक या मार्क्स के साम्यवाद के साथ तुलना। पहले तुलना में हम समानताएं देखेंगे।
प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद या मार्क्सवादी साम्यवाद में क्या क्या समानताएं हैं? राज्य की एकता। प्लेटो और आधुनिक साम्यवादी दोनों का उद्देश्य राज्य में एकता स्थापित करना है और वह व्यक्ति को राज्य के हित के लिए बलिदान कर देते हैं। उनके लिए राज्य का हित सर्वोप्रिय होता है। दूसरा है कर्तव्य पूर्ण ही सामाजिक न्याय है। तो प्लेटो के राज्य में न्याय का अर्थ है व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। और आधुनिक साम्यवाद भी यही कहता है कि व्यक्ति के लिए कर्तव्य का अधिक महत्व है और व्यक्ति को राज्य के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सदैव करते रहना चाहिए। तीसरी समानता, समाज के संगठन का आधार सामाजिक सेवा है। दोनों साम्यवादियों यह मानते हैं कि अगर व्यक्ति को संगठित रखना है तो उसमें समाज की भावना है वो विकसित होनी चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति। प्लेटो है वह उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति रखने का अधिकार देता है, लेकिन अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति की समाप्ति की बात करता है। वहीं आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य भी संपत्ति को समाप्त करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य का दायित्व। दोनों ही साम्यवादी विचारधारा में शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य का अनिवार्य और निजी दायित्व माना गया है। कला व साहित्य राज्य के नियंत्रण में। दोनों साम्यवादी विचारधाराएं ये मानती हैं कि कला और साहित्य को राज्य के नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहिए। राज्य ही धर्म है। दोनों ही साम्यवादी किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते, वरन वे ये मानते हैं कि जो राज्य कहता है वही धर्म है। व्यक्ति के द्वारा राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। अब है असमानताएं। असमानताएं देखेंगे तो आधुनिक साम्यवाद है वह पूर्ण है और प्लेटो का साम्यवाद अपूर्ण व अर्ध है। क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद पूरे समाज के लिए नहीं है, एक वर्ग अभिभावक वर्ग विशेष के लिए है। इसीलिए प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा गया है। जबकि आधुनिक साम्यवाद समस्त वर्गों के लिए है तो वह पूर्ण साम्यवाद कहलाता है। आध्यात्मिक और भौतिक आधार पर अंतर। प्लेटो का साम्यवाद नैतिकता पर आधारित है और इसीलिए वह आध्यात्मिक साम्यवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। उसका अध्ययन के मुख्य विषय उत्पादन के साधन, उसका वितरण कैसे हो, इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करता है। यह भौतिक चीज़ों पर आधारित है। सवर्ण समाज और सवर्ग समाज और वर्ग विहीन समाज संबंधी अंतर। प्लेटो अपने समाज में 3 वर्गों को लेकर चलता है। वह 3 वर्ग उसके समाज के आधार हैं और उनको हम आगे भी बनाए रखना चाहता है। और आधुनिक साम्यवाद है वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहता है। नेक्स्ट अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक संबंधी। प्लेटो का साम्यवाद नकारात्मक है, वह राज्य को व्यक्तियों को कुछ कार्य करने से रोकता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद सकारात्मक है, वह कुछ कामों को करने पर जोर देता है। जैसे उत्पादन का सही वितरण, वो बताते हैं कि कैसे वस्तुओं का सही वितरण किया जा सकता है। महिलाओं के साम्यवाद के संबंध में अंतर। प्लेटो महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद महिलाओं के संबंध में या परिवार व पत्नियों के संबंध में कुछ नहीं कहता। राज्य संबंधी अंतर। प्लेटो का विचारों का मुख्य आधार जो मुख्य उद्देश्य है वह आदर्श राज्य की स्थापना करना है। वह राज्य को बनाए रखना चाहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। तो दोनों के उद्देश्यों को लेकर अंतर है। नेक्स्ट उद्देश्यों में प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो अपने राजनीतिक उद्देश्य में एक आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता है। वहीं जो आधुनिक साम्यवाद है वह उत्पादन के साधन, उसके वितरण और उसके जो कमज़ोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके शोषण को मुक्त कर अधिक से अधिक स्वतंत्रता